हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 प्रश्नों की जबरा क्लास में और उत्कृष्ट एकेडमी यूट्यूब लाइव सेशन पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमने जो है पोस्टर पहले ही इसका अपलोड कर दिया था कि उत्तराखंड की जो 100 प्रश्न है उसकी जो जबरा क्लास है ये दोस्तों होने वाली है आज आपके सामने। ये 9 बजे से बिल्कुल शुरू होने वाली है और इसमें दोस्तों हम लोगों ने आपके सामने जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है उसी के पैटर्न पर हम लोगों ने जो है प्रयास किया है आपके सामने इन 100 प्रश्नों को लाने का, जिसमें शुरुआत में आपके हिंदी के 20 प्रश्न हो गए और उसके पश्चात इसमें 40 उत्तराखंड के क्वेश्चन है और फिर जो 40 आपका जीएस का पैटर्न है वो 40 हम लोगों ने क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो 100 क्वेश्चन है इन प्रश्नों को जो है बारी बारी से, जैसे शुरुआत में सुभाष सर हिंदी के प्रश्न आपको बताएंगे, उसके पश्चात मैं आऊंगा उत्तराखंड के क्वेश्चन बताने, फिर जीएस के हम लोग इसी तरीके से आपको विस्तार से समझाने वाले हैं या फिर प्रश्नों को आपके सामने लाने वाले हैं। इसमें दोस्तों आप सभी को पता है क्योंकि 100 प्रश्न है इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा आपको समझाने वाले तो नहीं है, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आपके लिए ये जो पेपर है, आप पहली बार तो ये देख लीजिएगा कि इसका जो पैटर्न हमने बनाया है ये पूरा की पूरा हमने कोशिश की है कि जो यूपी ट्रिपल एससी का जो नवीनतम पैटर्न है उसके आधार पर लाने का प्रयास किया है। बाकी आप इसके आधार पर अपनी रणनीति को, अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये जो है 100 प्रश्नों की जबरा क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर हम लोग जो है आपके सामने प्रत्येक शनिवार को हम लोग ये क्लास आपके सामने लाते रहेंगे। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्या कहते हैं क्लास अच्छी लग रही है तो हम प्रत्येक शनिवार को आपके लिए इस तरह की क्लास लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बाकी में ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों सुभाष सर सबसे पहले आपके बीच आएंगे और जो हिंदी के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो पैटर्न के आधार पर है उस पर चर्चा करेंगे सर आपके बीच, और फिर उसके बाद बारी बारी से उत्तराखंड जैसे जैसे होंगे तो हम लोग आपके सामने आते रहेंगे और प्रश्न आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप लोग बैठे रहिएगा और ध्यान से बढ़िया तरीके से जो है अपना पूरा फोकस यहाँ पर लगाइएगा और इस फोकस के साथ आप इन 100 प्रश्नों की जबरा क्लास में आनंद लीजिए। दोस्तों आज मौसम भी बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूं पूरे उत्तराखंड में बहुत शानदार मौसम होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सुभाष सर जी आपके बीच पहले जो है शुरुआत करेंगे, बाकी मिलते हैं, मैं आपको मिलूंगा बाद में। दोस्तों चलिए शुरुआत हो जाए। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पंकज सर ने बता ही दिया है, हमने एक नई सीरीज शुरू की है और एक नया प्रयास शुरू किया है दोस्तों आप सभी के लिए। हम चाह रहे हैं कि दोस्तों प्रत्येक शनिवार को आप सभी के सामने जो आयोग का नवीनतम पाठ्यक्रम है, बिल्कुल नया सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों आप सभी के सामने हम क्वेश्चन लेके आए और उसी पैटर्न पे लेके आए जिस पैटर्न पे दोस्तों आयोग आजकल पेपर करा रहा है, जिससे कि दोस्तों आपको जो आगामी होने वाले एग्जाम है, आपको पता ही होगा आगामी जो हमारे एग्जाम है वीडियो वीपीडीओ के अलावा दोस्तों कनिष्ठ सहायक वाला एक एग्जाम है जिनका सिलेबस दोस्तों जो इसी प्रकार का सिलेबस रखा गया है जो कि स्नातक स्तरीय पेपर है हमारे। तो आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है। तो आप सभी लोग दोस्तों इस सीरीज को आप लोग रिस्पॉन्स आपका अच्छा होना चाहिए। आप लोग देखते ही दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों अपना फीडबैक हमें जरूर प्रदान दें ताकि हम आने वाली जो सीरीज है दोस्तों सैटरडे को उसको लगातार लाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम खर्च न करते हुए आज हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। और इस सीरीज में दोस्तों उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन लिए हैं, पहले 20 हिंदी के, फिर 40 उत्तराखंड के, उसके बाद 40 जीएस के, और जिसको दोस्तों हम बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हिंदी वाले पार्ट में दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले 20 क्वेश्चन है और सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। आप सभी को दोस्तों इसका पैटर्न भी पकड़ना है कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन बनाए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मोटेराम शास्त्री कृति किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास दोस्तों विकल्प है महादेवी वर्मा, गौरा पंत, सुमित्रा नंदन पंत और प्रेमचंद्र। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के साथ साथ कमेंट करना है। दोस्तों थोड़ा हम कमेंट नहीं देख पाएंगे तो क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लेकिन आप सभी लोग कमेंट करते रहे हैं क्वेश्चन के साथ में, और बाद में दोस्तों अपना स्कोर भी बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है फाइनली। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मोटेराम शास्त्री कृति किसकी रचना है। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। ये प्रेमचंद्र की दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और बाद में दोस्तों इस पर नाटक भी बनाया गया है, इसका मंचन भी किया जाता है, बहुत फेमस नाटक है ये। मोटेराम शास्त्री दोस्तों हमारी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का विवरण।
कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण किसमें प्रस्तुत किया जाता है? हमारे पास विकल्प हैं दोस्तों, अनुस्मारक में, कार्यवृत्त में, प्रेस विज्ञप्ति में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर क्या है? देखिए, कार्य सूची का मतलब दोस्तों होता है एजेंडा। जब भी कोई बैठक होती है तो सबसे पहले उसका एजेंडा तय किया जाता है और बैठक के बाद दोस्तों उस एजेंडा पर क्या क्या काम हुआ, कितना हम आगे बढ़े हैं, क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी हैं, क्या निर्णय लिया गया है, उस एजेंडा के बैठक के बाद उस एजेंडा में लिए हुए जो हमारे निर्णय होते हैं दोस्तों उसको कार्यवृत्त या मिनट्स से कहा जाता है। मिनट्स में इसके जरिए, मिनट्स या कार्यवृत्त के जरिए दोस्तों सभी लोगों तक लाया जाता है कि इस बैठक के बाद एजेंडा पर या कार्यसूची पर क्या क्या कार्य हुआ था। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, पाठकों को सूचना और शिक्षित करने के साथ में मनोरंजन करना किसका मुख्य उद्देश्य होता है? विकल्प है दोस्तों आपके पास, समाचार, फीचर, संपादकीय या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों पाठकों को सूचना के साथ में शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना दोस्तों किसका उद्देश्य है? हमारा ऑप्शन बी फीचर का उद्देश्य है। दोस्तों फीचर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं समाचार की। दोस्तों समाचार में क्या होता है? समाचार में सूचनाएं होती हैं, लोगों को साक्षर करने के लिए कंटेंट होता है, लेकिन दोस्तों उसमें मनोरंजन की कमी होती है, उसमें एंटरटेनमेंट का पुट बहुत कम होता है। जो हमारे फीचर होते हैं, फीचर में दोस्तों सूचना भी होती है, लोगों को जागरूक करना या शिक्षित करना भी दोस्तों इसका उद्देश्य होता है। साथ साथ दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों का मनोरंजन करना। तो तीनों चीजें दोस्तों फीचर में एक साथ हमें दिखाई देती है, सूचना भी, जागरूकता भी, उसके साथ में दोस्तों मनोरंजन भी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों इसके लिखने की कोई विशेष शैली नहीं होती है। जैसे आप सभी को पता होगा जो हमारा समाचार लेखन है, समाचार लेखन की शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है। जबकि फीचर की दोस्तों कोई विशेष प्रकार की शैली नहीं होती है, ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा भी नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल लगातार आ रहे हैं। आपको जो हमारे कवि हैं, आपके सिलेबस में 23 कवि हैं, उनकी फेमस पंक्तियां पूछ ली जा रही हैं। तो आपको इस प्रकार से भी तैयारी रखनी है। देखिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं? ये हमारे ऑप्शन बी है, जो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। इनकी बहुत फेमस पंक्तियां हैं दोस्तों कबीरदास जी की। और कबीरदास आप सभी को पता होंगे भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल में भी दोस्तों हमारे निर्गुण शाखा के जो हमारा संत काव्य था उसके बहुत मुख्य कवि या प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अगला देखिए, दो सुखों का एक सुख और तीसरा सुख किसकी कहानी है? विकल्प है दोस्तों आपके पास, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको दो सुखों का एक सुख और तीसरा सुख किसकी कहानी है आपको ये बताना है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, शैलेश मटियानी। और आपको दोस्तों इसकी विधा भी याद रखनी है, दो सुखों का एक सुख और तीसरा सुख। दोस्तों ये कहानियां हैं और किसकी है? हमारे ऑप्शन ए शैलेश मटियानी जी की कहानियां हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि भी आपके सिलेबस में है। वार्तालाप में दोस्तों आपको संधि पूछी गई है कि वार्तालाप में संधि कौन सी है। विकल्प देखिए, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद दोस्तों कैसे होगा? इसका संधि विच्छेद होगा वार्ता धन आलाप, और वार्ता धन आलाप बराबर दोस्तों वार्तालाप आलाप। देखिए आ के बाद आ बराबर दोस्तों जब ये जुड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा आ। तो हमारी संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कौशली और कौशल किस बोली को कहा जाता है? दोस्तों आपको ये बताना है कि इनमें से किस बोली का नाम कौशली या कौशल है। आपके पास विकल्प है, ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली या डी दोस्तों है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? आप लोग कमेंट करें। और इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवधि। अवधि को दोस्तों कौशली या कौशल नाम से ही जाना जाता है। अगला देखिए, आठवां क्वेश्चन, विरह का जलजात
जीवन विरह का जलजात पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं दोस्तों, ये हमारी किनकी हैं, महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात। और दोस्तों आपको इसमें अलंकार बताना है। आपके पास विकल्प हैं यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यमक अलंकार। और यहाँ पर दोस्तों सभंग यमक है, जलजात और जलजात का दोस्तों 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार दोस्तों इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यमक अलंकार। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी का दोस्तों आपको चयन करना है। विकल्प देखिए, अंतर्धान, सामर्थ्य, प्रक्षेपास्त्र या सदृश्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं। और हमारा सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अशुद्ध वर्तनी है। इसकी शुद्ध वर्तनी कैसे होगी, ये लिखा जाएगा दोस्तों सदृश। सदृश लिखा जाता है, सदृश नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है। अंतर्धान, सामर्थ्य बिल्कुल दोस्तों ठीक है, प्रक्षेपास्त्र भी ठीक है और सदृश दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा सदृश। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी और शेयर भी कीजिए दोस्तों आप लोग। अगला देखिए और कमेंट भी करते रहे साथ में क्वेश्चन के साथ में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, सीता से दही नहीं खाया जाता वाक्य में वाच्य का प्रकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वाच्य भी आपके सिलेबस में है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सीता से दही नहीं खाया जाता वाक्य में वाच्य का प्रकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता है। इसमें दोस्तों कर्म क्या है, इसमें कर्म क्या है, हमारा दही है। और आपको यहां दिख रहा होगा पीछे ये लिंग देखिए किससे आ रहा है, लिंग किससे आ रहा है दोस्तों, क्रिया का कर्म से आ रहा है। यहां देखिए सीता से दही नहीं खाया जाता। यदि यहां पर दोस्तों आप लस्सी रख के देखिए, लस्सी स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, सीता से लस्सी नहीं पी जाती या सीता से लस्सी नहीं खाई जाती हो जाएगा। दोस्तों हमारा कर्म की प्रधानता है और क्रियापद का दोस्तों लिंग कहां से आ रहा है, हमारा कर्म से आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट है, मधुमास और कुसुमाकर। मधुमास और कुसुमाकर दोस्तों किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आपके पास विकल्प हैं मधुमक्खी, बसंत, भौरा या तोता। आप लोग कमेंट करें इसकी इसका सही आंसर क्या होगा, मधुमास और कुसुमाकर किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन बी, बसंत का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है। दोस्तों यहां पर आपको शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं। यहां देखिए तरुण, तरुण का बिल्कुल वृद्ध बिल्कुल सही है। उद्धत का दोस्तों विनीत बिल्कुल सही है, या उद्धत का दोस्तों सौम्य भी आपको देखने को मिल सकता है, वो भी सही माना जाएगा। ऑप्शन सी देखिए अध का ऊपरी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा जंगम का चल नहीं होगा। जंगम का दोस्तों हमारा क्या होगा, जंगम का होगा हमारा विलोम शब्द स्थावर। और दोस्तों जंगम का समानार्थी शब्द है चल। जंगम का अर्थ ही दोस्तों होता है चल, जो चीज चलायमान होती है। स्थावर का मतलब दोस्तों होता है स्थिर, यानी जो चीजें स्थिर रहती हैं। तो जंगम का स्थावर या चल का आ जाए तो दोस्तों चल का हो जाएगा हमारा अचल या स्थिर। तो जंगम का चल नहीं होगा, जंगम का दोस्तों यहाँ पर स्थावर हो जाएगा। और जंगम का ही यहाँ पर हमने पर्यायवाची शब्द दिया गया है विकल्प में, तो ये विकल्प दोस्तों हमारा असुमेलित है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मुहावरे और लोकोक्ति दिए गए हैं। देखिए इंद्र का अखाड़ा, ऐश की मौज, ऐश या मौज की जगह, चांदी काटना, आनंद से जीवन बिताना, खेत आना, युद्ध में मर जाना, या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प असुमेलित है या गलत है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से दोस्तों कोई भी असंगत या असुमेलित विकल्प नहीं है, सभी के सभी सुमेलित विकल्प हैं। इंद्र का अखाड़ा दोस्तों बिल्कुल सही है, चांदी काटना बिल्कुल ठीक है, खेत आना, युद्ध में मर जाना बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन,
महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन, ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है। महादेवी वर्मा की एक रचना है भक्तिन, जो कि उनका प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, ये किस में संकलित है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से तो पूछा गया है कि महादेवी या भक्तिन किसकी रचना है। सबसे पहले तो महादेवी वर्मा, भक्तिन की विधा क्या है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महादेवी वर्मा की जो रचना है भक्तिन, वो किस रेखाचित्र में या उनके किस कृति में संकलित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, स्मृति की रेखाएं। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि किन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है, माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1889 में और जगह थी दोस्तों होशंगाबाद जिला, और ये पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और माखनलाल चतुर्वेदी की यदि हम महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो हिम तरंगणी, हिम किरीटनी, इसके अलावा दोस्तों साहित्य देवता, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों एक बहुत बड़े पत्रकार भी रहे थे। उन्होंने प्रभा, कर्मवीर, इस प्रकार की चीज़ों का, इस प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर जो भोपाल में एक विश्वविद्यालय भी है, वो भी आपको दोस्तों याद रखना है। उसका नाम क्या है, हमारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवनीत शब्द का अर्थ है, नवनीत शब्द का दोस्तों आपको अर्थ बताना है। विकल्प देखिए, शहद, मक्खन, पानी या दूध। इसका सही विकल्प दोस्तों क्या है, हमारा ऑप्शन बी है, मक्खन। मक्खन बिल्कुल दोस्तों इसका सही उत्तर है। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। 17वां क्वेश्चन देखिए, लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से भाव और विचारों की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है। इस पे थोड़ा दोस्तों आप लोग ध्यान दें। लिखित वर्ण संकेत, ऑप्शन है दोस्तों आपके पास भाषा, लिपि, वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपि। जब भी हम लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो दोस्तों उसे कहा जाता है लिपि। लिपि के माध्यम से ही हम लिखकर क्या करते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। यदि आपको यह पूछ दिया जाए कि बोलकर वर्ण संकेतों के माध्यम से हम भाव विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो हमारा सही उत्तर दोस्तों तब क्या होगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाषा। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, सभा में सैकड़ों लोग मौजूद थे, वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। और रेखांकित दोस्तों क्या है, अंडरलाइन हमारा सैकड़ों है। इस पद को आपको बताना है कि ये क्या है व्याकरण के अनुसार। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, लोग है, और लोग क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, और सैकड़ों दोस्तों इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, ये संज्ञा है। इसकी विशेषता बताने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे व्याकरण में कहा जाता है विशेषण शब्द। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हमारा विशेषण शब्द है। अब विशेषण शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण शब्द। तो दोस्तों ये सैकड़ों क्या है, ये हमारी संख्या को बता रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा संख्यावाचक। और संख्यावाचक के भी दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और यहाँ पर दोस्तों सैकड़ों से आपको कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें कि कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। और दोस्तों ये पत्रिका 1920 में निकली थी और जगह थी दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इस पत्रिका का संपादन कहां से होता था। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से काकल्य ध्वनि किस वर्ण को कहा जाता है। निम्नलिखित में से दोस्तों आपको यह बताना है कि इनमें से किसे काकल्य ध्वनि कहा जाता है। आपके पास विकल्प हैं दोस्तों, आपको दिख ही रहे होंगे, आप लोग कमेंट करें कि किसे काकल्य ध्वनि कहा जाता है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, हौ।
ह को दोस्तों काकल्य ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सीधे जो हमारी स्वर तंत्री है दोस्तों, गले में स्वर यंत्री से डायरेक्ट हमारा ह निकलता है, तो इस कारण से दोस्तों ह को कहा जाता है काकल्य ध्वनि। तो दोस्तों हिंदी के हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आपके सामने उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन हैं उसकी दोस्तों व्याख्या के लिए हमारे आने वाले हैं पंकज सर, तो आप सभी लोग इनका स्वागत करें और हम मिलेंगे दोस्तों आपको इसके बाद में जीएस वाले पार्ट में। तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो यही बात पूछ लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। मजा भाई क्यों नहीं आएगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन सुभाष सर आपके सामने लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी देते रहे। इसके अलावा दूसरी बात आपको बता दूं दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग आपकी जो लाइव जो आपके मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े 100 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आपसे एक विनती रहेगी कि जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा और ये वीडियो आपके वहां पर आ जाए तो आप अपनी जो आपकी क्वेरी रहेगी वो आप जो है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप लोग जो है पूरा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग जो है वीडियो में कमेंट कभी नहीं करते, क्योंकि लाइव चैट हम आपकी नहीं देख पाते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे एक विनती ये है कि कमेंट बॉक्स में बाद में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह की जो ये जबरा क्लास हमारी चल रही है ये प्रत्येक शनिवार को होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी कोई समस्या इन क्वेश्चनों में चलेगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम जरूर आपका जवाब वहां पर इसका अवश्य देंगे। तो ज्यादा समय ना देकर मैं शुरू कर देता हूं दोस्तों। ये है हिंदी के हो चुके हैं, ये उत्तराखंड के 40 प्रश्न है और उत्तराखंड के 40 प्रश्नों में सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि ढंगारी गेट जिम कॉर्बेट के किस जोन का प्रवेश द्वार है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलग अलग जोन बनाए गए हैं और इसके जो जोन है, क्योंकि जोन इसलिए बनाए गए हैं, आप जो है किसी भी जोन से जाओगे तो आप आसानी से जो है जिम कॉर्बेट का दीदार कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो ये धंगारी गेट है, इसे स्पेशली याद रखिएगा कि धंगारी गेट जिम कॉर्बेट के किस जोन का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ढिकाला, धनगढ़ी, गौरजा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो आप लोग पढ़ते हैं कि जिम कॉर्बेट का जो मुख्य प्रवेश द्वार आप ढिकाला जो कहते हैं, ढिकाला तो जोन है, इस ढिकाला में भी जो धनगढ़ी है या जो धंगारी है, यही धंगारी गेट इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। यानी कि आप धंगारी गेट से प्रवेश करेंगे तो लगभग 25 किलोमीटर जाने पर आप सीधा ढिकाला पहुंच जाएंगे और ढिकाला जोन के अंदर आप जिम कॉर्बेट नेशनल का दीदार कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट था, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, यानी कि ढिकाला का प्रवेश द्वार है धंगारी गेट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुर्खियों में भी है आजकल। अगर आपको पता होगा कि मानेश्वर महादेव की गुफा, मानेश्वर महादेव की गुफा ये किस जनपद में स्थित है? भाई एनर्जी बनाए रखें, क्योंकि 100 क्वेश्चनों तक आपको बैठना है और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मानेश्वर महादेव की गुफा किस जनपद में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, अल्मोड़ा जनपद में है या चमोली में है, पिथौरागढ़ में है या फिर टिहरी में। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप लगातार करते रहे, समझ गए? और इसका जो राइट आंसर है, जो लोग यहां पर जा रहे हैं दोस्तों चमोली के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये जो मानेश्वर महादेव की गुफा है, आपको पता होना चाहिए कि पहली बात चमोली में है, और दूसरा अगर इसमें ब्लॉक पूछे तो आपको याद रखना है दोस्तों, चमोली का जो देवाल ब्लॉक है, ये देवाल ब्लॉक के अंतर्गत ये गुफा आती है। इसके अलावा अगर गांव पूछे तो ये मोपाटा गांव में है, मोपाटा गांव में है। अगर हम लोग इस गुफा की खोज की बात करें कि जो ये मानेश्वर महादेव की गुफा है, इसकी खोज कब की गई, तो आप याद रखिएगा 1983 और 84 में इसकी खोज वहीं के जो ग्रामीण थे दुर्लभ सिंह और शेर सिंह जी, किसके द्वारा? दुर्लभ सिंह कुंवर और शेर सिंह जी, इन दो के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। अब ये जो गुफा है आपको पता होना चाहिए, आजकल सुर्खियों में भी चल रही है। ये हमारी जो मानेश्वर महादेव की गुफा है, इस गुफा को उत्तराखंड में सबसे गहरी गुफा भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये गुफा पहली बार कब प्रकाश पाई कि 2 हिरणों को जो है कुत्तों के द्वारा वहां पर जो है भगाया गया था, तो वो 2 हिरण इसी गुफा में जाकर घुस गए थे। और कहा जाता है कि फिर बाद में ये जो 2 हिरण थे ये बागेश्वर से जाकर निकले। यानी ये जो हम गुफा पर जिस पर चर्चा कर रहे हैं, मानेश्वर महादेव की गुफा, ये इतनी बड़ी है कि चमोली से सीधा बागेश्वर में जाकर खुलती है।
इसमें पहली बार दोस्तों ये दुर्लभ सिंह और शेर सिंह जी गए थे, पूरा जेनेटर इनके नेतृत्व में इसका ये खोज भी हुई थी, जेनेटर व्यवस्था लेकर गए थे, लेकिन पूरे में नहीं पहुंच पाए, ऐसे में वापस आए। तो इसमें दोस्तों कहा जाता है कि इसमें एक शिवलिंग प्रकार की आकृति भी दिखती है, इसीलिए इसको मानेश्वर महादेव की गुफा भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें और आकृतियां भी कुछ बनी है, जैसे गणेश, पार्वती आदि और देवी देवताओं की आकृतियां भी इस गुफा में बनी हुई है। तो सुर्खियों में रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। मानेश्वर महादेव की गुफा चमोली जनपद में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास त्रिकोण कुंड। देख लीजिए, त्रिकोण कुंड किस धाम में स्थित है या किस धाम के अंतर्गत यह त्रिकोण कुंड आता है? ऑप्शन है आपके पास केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर बद्रीनाथ धाम। इनमें से आप लोग लगातार अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे, और क्योंकि दोस्तों हम लोग आपके यहाँ पर लाइव चैट तो नहीं देख पा रहे हैं, लगातार आपके बीच इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा चलती रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है, जो लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ में वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन बने कि त्रिकोणी कुंड ये किस धाम के अंतर्गत आता है, तो बद्रीनाथ धाम के ही निकट ये त्रिकोण कुंड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों उत्तराखंड चाय विकास परियोजना। भाई यहां से तो ये क्वेश्चन बना भी है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड चाय विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है आपके सामने यहां पर 1993, 1995, 1997 या फिर 2000 में। उत्तराखंड चाय विकास परियोजना, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ यानी कि 1993, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड चाय विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1993 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, और पांचवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जा चुका है पेपर में, इसलिए इसको अभी से आप लोग याद कर दीजिए कि उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? अटल आदर्श ग्राम योजना, ये हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया है आपसे, और आपके सामने ऑप्शन है ए 2011, 2009, 2008, 2006। यहां पर आप लोग जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ यानी कि 2011 के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अटल आदर्श ग्राम योजना 2011 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे फिर से पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है इसलिए आपको जोर देकर कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन हमारे पास, यहां पर छठा क्वेश्चन है, निम्न में सही उत्तर को छांटिए। यहां पर आपको एक सही छांटना है। देखो इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ध्यान से। कई बार यहां पर लिखा होता है गलत उत्तर को छांटिए, बहुत बार लिखा होता है सही उत्तर। तो ऐसे में अबड़तबड़ी में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, सही उत्तर को छांटना है, बाकी सारे गलत है। यहां पर एक सही है, देख लीजिए। पहला है मोहन सिंह गुंजियाल, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। योगेंद्र गर्ब्याल हॉकी से जुड़े हैं। मनीष कंसियाल ये फुटबॉल से जुड़े हैं, और शीतल ये पर्वतारोही है। इनमें से आपको एक सही जवाब देना है कि इनमें से कौन सा सही है, किसका संबंध किससे है, और वो सही है उसका जवाब आपको यहां पर पूछा गया है। अगर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन डी में यहां पर लिखा है शीतल, तो शीतल बिल्कुल पर्वतारोही से एकदम यहां पर आपका सही जवाब होना चाहिए, ये पर्वतारोही से है। और दूसरा दोस्तों, इससे पहले का जो मैंने पार्ट लाया था, जो हम लोग रोजाना आपके सामने आते हैं 9 से 10 बजे, 9 से 10 बजे हम लोग आपके सामने कौन से क्वेश्चन लेकर आते हैं भाई? उत्तराखंड के और हिंदी के इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने आपको इनसे संबंधित एक सेशन करवाया था, जिसमें मैंने पूरी डिटेल इनकी दी है, तो वहां पर पिछला सेशन जरूर देखिएगा। ये जो सारे के सारे हैं दोस्तों, मोहन सिंह गुंजियाल ये भी हमारे किससे है? पर्वतारोही से है। योगेंद्र गर्ब्याल ये भी पर्वतारोही है। मनीष कंसियाल ये तो हाल ही में जो है बहुत सुर्खियों में रहे हैं, लगभग 3-4 दिन पहले, आपको पता होना चाहिए, एवरेस्ट फतेह किया है इन्होंने। और दूसरा दोस्तों जो शीतल है, ये तो सबसे उत्तराखंड की ऐसी महिला है जिन्होंने सबसे कम उम्र में 22 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतेह किया है। तो सारे जो मैंने यहां पर दिए हैं ये पिथौरागढ़ से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग दोस्तों पर्वतारोही है। तो पिछले वाले में मैंने पूरी जो है वहां पर जो एक फोटो भी रखा है, उसमें मैंने इनका सबका बताया कि किस किस को कब कब पुरस्कार मिले हैं और कब कब ये एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो सारे पिथौरागढ़ से हैं, एवरेस्ट पर चढ़े हैं और पर्वतारोही है सारे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, और 7वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस नदी की तुलना गंगा से की गई? भाई देखो, हम लोग तेजी के साथ बोल रहे हैं, तो आपकी रफ्तार भी तेजी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आज आपको सिर्फ अपना मूल्यांकन करना है। आज आपको हम इतना ज्यादा समझाने वाले नहीं है। ये 100 क्वेश्चनों का मतलब है कि आपको अपना मूल्यांकन करना, समझ रहे आप बिल्कुल वैसा ही महसूस कीजिए कि आप लोग आईओ का पेपर दे रहे हैं और 100 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो रफ्तार के साथ जो है, तेज गति के साथ अपने दिमाग की क्षमता भी बढ़ाइए। मानस खंड में किस नदी की तुलना गंगा से की गई है? मानस खंड आपको जैसे ही मानस खंड दिमाग में आए,
तो सीधा कुमाऊं क्षेत्र आना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण के दो उप पुराण है, एक मानसखंड है, एक केदारखंड। केदारखंड में हमेशा गढ़वाल का जिक्र होगा और मानसखंड में हमेशा कुमाऊं का जिक्र होगा। तो यहां पर पूछा है कि कौन सी नदी की तुलना गंगा से है, गोमती की, सरयू की, यमुना की, रामगंगा। जिनमें दिमाग होगा वो इसके हटा देंगे भाई, ठीक है। तो अगर यहां पर आप लोग जो जा रहे हैं इस समय सरयू नदी के साथ, ऑप्शन बी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। मानसखंड में सरयू नदी की तुलना दोस्तों गंगा से की गई है और मानसखंड में इसी गोमती नदी की तुलना यमुना से की गई है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सरयू की गंगा से और गोमती की यमुना से तुलना की गई है मानसखंड में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरयू नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? गौला नदी पर कौन सा शहर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और मुझे पता है कि आप लोग इसका सब लोग सही जवाब भी दे रहे होंगे। तो इसका कौन सा है? ऑप्शन ए काशीपुर, चंपावत, बाजपुर, हल्द्वानी। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी हल्द्वानी के साथ, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि गौला नदी पर हल्द्वानी शहर ही बसा है। नैनीताल से बहती है गौला नदी, वहां की जो है पूरी रीढ़ भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन हमारे पास। 9वां क्वेश्चन दोस्तों दर्रा पूछा गया है, और दर्रा भी कौन सा पूछा गया है? शुभकंठ दर्रा। शुभकंठ दर्रा किन को आपस में जोड़ता है? दर्रे से भी ये क्वेश्चन पक्का ही बनता है, तो दर्रे सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे हम लोग जो 9 से 10 बजे आते हैं 15-15 क्वेश्चन, उस वहां पर मैं डिटेल से हर दर्रे को समझाता हूं। तो शुभकंठ दर्रा पूछा है, हिमाचल से उत्तरकाशी को जोड़ रहा है, या फिर उत्तरकाशी से चमोली को, या चमोली से तिब्बत को जोड़ेगा, या फिर आप इस दर्रे से उत्तरकाशी से तिब्बत पहुंचेंगे। अगर इस दर्रे की बात की जाए दोस्तों, शुभकंठ दर्रा, तो इसी दर्रे को श्रीकंठ दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? श्रीकंठ दर्रे के नाम से। और ये दर्रा हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन हमारे पास, और 10वां क्वेश्चन है चरक संहिता में। देख लीजिए, चरक संहिता में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? जल्द से जल्द जो है स्पीड में अपने जवाब देते रहें। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, औषधि घर कहा है, या फिर वनस्पति बगीचा कहा है, या औषधि धाम, या फिर औषधि उपवन। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ करवा देते मामला, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा दिमाग लगाकर रटना भी चाहिए। इसका जो लोग जा रहे हैं बी में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। वनस्पतिक बगीचा चरक संहिता में उत्तराखंड वाले क्षेत्र को कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को जो है आप लोग शेयर भी करते रहिए। आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे, ना ही लाइक कर रहे। भाई एनर्जी का माहौल तभी बना रहेगा अगर आप लोग भी हमारे साथ वीडियो को, और लोग भी जुड़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, और 11वां क्वेश्चन देखिए, कूली बेगार प्रथा का अंत किस कमिश्नर के समय हुआ? कूली बेगार प्रथा का अंत किस कमिश्नर के समय हुआ है? आपको पीछे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, पी विडम जी, हेनरी रैमजे के समय, या फिर एन स्टफ, या फिर बैटन के समय। कूली बेगार, अगर आप लोगों को समय पता है, मैं लगातार आपको बोलता रहता हूं कि जो कमिश्नर है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिश्नर है, उनका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। अगर आपको समय याद है कि कौन सा कमिश्नर कब से कब था, तो घटना आपको स्वतः ही, कूली बेगार सबको पता है कब खत्म हुई थी, 21 के बाद खत्म हो गई थी, 1921 के बाद 22 में, तो 22 में से खत्म किया गया। तो उस दौरान दोस्तों अगर आपको याद होगा तो पी विडम जी कमिश्नर थे। ये इस समय 1914 से 1924 तक जो है कमिश्नर के पद पर रहे उत्तराखंड में। अर्थात ऐसे में इन्हीं के समय यहां पर जो है कूली बेगार प्रथा समाप्त हुई। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकता है, जैसे आते नहीं है ये जो क्या कहते हैं अधिवेशन हुए, कौन से, जो हमारी बनी थी अल्मोड़ा परिषद, सॉरी कुमाऊं परिषद के, उसके सारे वो भी इनके टाइम पीरियड हुए कुछ। तो इस तरह से इनको याद रखना चाहिए कमिश्नरों का समय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? यानी कि राज्य में, उत्तराखंड में जो पशु चारा उपलब्ध करवाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पशुओं के चारे के रूप में करते हैं, वो वृक्ष आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, चीड़ है, बांज है, देवदार है, या फिर सांगोन है। भाई सबकी सब लोग, अधिकांश लोग, आप उत्तराखंड पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ से जुड़े हुए, सब लोगों को पता है कि इनमें से कौन सा हम लोग जो है चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो प्लेन्स में है वो भी आसानी से बता सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, चीड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हालांकि चीड़ की पत्तियों का उनके लिए बिछाने के लिए नीचे बढ़िया सा गद्दा बना देते हैं। बांज इसका राइट आंसर है दोस्तों, बांज की पत्तियों को हम लोग चारे के रूप में, पशु चारे के रूप में यहां पर इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13वां क्वेश्चन। एनर्जी बिल्कुल बनाए रखें, कोई बिल्कुल आंखें आपकी झपकनी नहीं चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन कितने स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ी सी नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए अपने आप को बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर फोकस में रखिएगा।
प्रश्न धड़ाधड़ से आते रहेंगे भाई, जबरा क्लास है, जबरा क्लास में ऐसा ही चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के बदले में पाटलिदून स्थित है। समझ गया, पाटलिदून। यहां पर देखिए ऑप्शन ए गोविंद नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। लगातार जब आप कमेंट बॉक्स में अपने देते रहे, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, पाटलिदून पूछा है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, इनसे नदियां भी पूछ लेता है कि निम्न में से किस नेशनल पार्क से, किस वन्यजीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है, कौन सी नहीं बहती है। तो थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको करवाता रहूंगा, निश्चिंत रहे, टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 14वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल का स्वर्णिम काल किस शासक के काल को कहा जाता है। इस प्रश्न को तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, मुझे पता है। गढ़वाल का स्वर्णिम काल हो या फिर कुमाऊं का स्वर्णिम काल हो, यहां पर पूछा है फिलहाल गढ़वाल का स्वर्णिम काल, फतेहपति शाह, प्रदीप शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, इनमें से आपको बोलना है कि किसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। और ज्यादा बहस यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों का जवाब सबका आ रहा होगा, ऑप्शन ए फतेहपति शाह। इसी तरह से अगर कुमाऊं में पूछे कि कुमाऊं में किस जन शासक के समय के टाइम पीरियड को स्वर्णिम काल कहते हैं, तो वहां पर दोस्तों जगत चंद का टाइम था, उनको स्वर्णिम काल कहा जाता है। अंग्रेज कमिश्नर यहां पर हुए, अंग्रेज कमिश्नर में भी किसका कमिश्नर का जो है स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है, तो इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं। एक तो यहां पर लिख लेते थे किसका, रेमजे का, दूसरा लिखते हैं बैटन का। तो ज्यादातर दोस्तों अगर कभी इस तरह का प्रश्न बने तो आप हेनरी रेमजे को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अधिकांश इतिहासकारों ने हेनरी रेमजे, क्योंकि उनकी प्रसिद्धता इतनी थी हेनरी रेमजे जी की, यहां पर भाई उनको यहां पर जो है कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। इसके अलावा स्थानीय लोग उन्हें प्यार से रामजी साहब के नाम से पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए यहां पर दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा कमिश्नरों में हेनरी रेमजे जी को भी। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर, और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड की खनन नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी गया है। उत्तराखंड की खनन नीति कब की है, हालांकि अब संशोधित हो चुकी है, लेकिन खनन नीति कब की है। ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2001 की है, दूसरा देखिए 4 अप्रैल 2001, 7 अप्रैल 2003, या फिर 6 अप्रैल 2005। इसका जवाब दीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका दोस्तों, जो 4 अप्रैल 2001 है, उत्तराखंड की खनन नीति हमारी 4 अप्रैल 2001 को, जैसे ही राज्य बन गया था उसके बाद तुरंत खनन नीति को भी यहाँ पर अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारे पास 16वां क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। ये भी भाई इस तरह के क्वेश्चन तो बनते ही है। निम्न में असंगत को छांटना है, मतलब इनमें से एक गलत है, उसको आपको छांटना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। पहला देखो, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये नैनीताल में है। दूसरा है कालीन उद्योग, पिथौरागढ़ में है। ताम्र उद्योग अल्मोड़ा में है, और कत्था उद्योग देहरादून। इनमें से एक आपको गलत छांटना है कि इनमें से गलत कौन सा है। और जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ कत्था उद्योग, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि कत्था उद्योग देहरादून में नहीं है, ये हमारा हल्द्वानी में है, नैनीताल जनपद में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन, और 17वां क्वेश्चन है कि किस चंद शासक की मूर्ति, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है दोस्तों, किस चंद शासक की मूर्ति जागेश्वर धाम में स्थित है। अब देखो उन लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगा, किन लोगों को, जो हमारी वीडियो भी देखते हैं, जो लगातार हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, प्लस जो हमारी 9 से 10 वाला जो सेशन रोजाना आपके सामने आता है, जिसमें उत्तराखंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। अगर उसको आप ध्यान से देखते होंगे तो वहां में एक एक चीज को हम लोग ध्यान से समझाते हैं, पूरा विस्तार से समझाते हैं। तो आपको वो विस्तार जिन्होंने वहां ध्यान से देखा है, इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन ए है दीपचंद, ज्ञानचंद, सोमचंद, मोहनचंद। जो लोग यहां पर जा रहे हैं दोस्तों दीपचंद में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि दीपचंद चंद राजवंश के राजा थे, और इन्होंने जो जागेश्वर धाम है वहां पर अपनी जो इनकी एक प्रिय पत्नी भी थी मंजरी जी, उनकी मूर्ति भी स्थापित की थी, और खुद की भी वहां पर मूर्ति स्थापित इन्होंने की थी। तो आगे बढ़ते हैं, अष्ट धातु की मूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वां क्वेश्चन, और 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्न जिलों में से क्षेत्रफल से संबंधित असंगत है। आजकल क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कोई सा भी जिला उठाकर दे देगा कि इस जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो आप भाई 13 जिले हैं कुल उत्तराखंड के, तो 13 की 13 जिलों का क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए, उनका स्थापना वर्ष भी याद होना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपके दिमाग पर होनी चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं, देखो देहरादून पूछा है, देहरादून का लिखा है कि 3088 वर्ग किलोमीटर है, बागेश्वर 2246 है, हरिद्वार 1984 है, और चंपावत यहां पर 1766 है।
तो इनमें से जो एक गलत है उसको आप लोगों को जवाब में देना है। मैंने आपके सामने यहां पर ऑप्शन रखे हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे। और जो लोग यहां पर दोस्तों जा रहे होंगे हरिद्वार के साथ में, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार का 1984 वर्ग किलोमीटर नहीं है। 1984 दोस्तों रुद्रप्रयाग का है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार का 2390 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। तो कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर हमारा हरिद्वार का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? मीटर में पूछिए, क्योंकि मीटर में ही है। और ये पंचाचूली का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अगर आप लोगों ने पिछले जिन लोगों ने पेपर दिए हैं उनको पता है कि एक समय ऐसा आ गया था, लगातार 3 पेपरों में पंचाचूली की ऊंचाई पूछ रहा था कि पंचाचूली की ऊंचाई कितनी है। भाई पंचाचूली इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि पिथौरागढ़ जनपद में ये पर्वत है और वहां पर एकमात्र प्रमुख पर्वत है ना, पंचाचूली, यानी कि 5 चोटियों वाला है। और चूली इसलिए कहते हैं क्योंकि पांचों, कहा जाता है कि जो 5 भाई पांडव थे उनके इसके ऊपर चूल्हे बने हुए, तो पंचाचूली कहते हैं। ऑप्शन देखिए 6904, 6987, 6787 या फिर इनमें से कोई नहीं। और मुझे पता है कि सब लोगों को जवाब सही आ रहा होगा, तो इसका राइट आंसर है 6904 मीटर पंचाचूली की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, और 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड की राज्य तितली जो कॉमन पिकॉक है, इसे कब घोषित किया गया है? उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक को कब घोषित किया गया? भाई स्पीड में काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए आपके पास 2017, 2018, 2015, 2016। यहां पर मैंने पिछले जो सीरीज चल रही है उनमें लगातार सब चीज पूछ ली। राज्य वाद्य यंत्र पूछ लिया कब किया गया है, इसके अलावा और जो चीज राज्य गीत पूछ चुका हूं कब किया गया है। तो आज आपके सामने राज्य तितली कॉमन पिकॉक ये कब की गई। तो जो लोग यहां पर जा रहे होंगे ऑप्शन डी यानी कि 2016 के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि एनर्जी आपको बनाए रखनी है, तरोताजा आप बने रहे। 21वां क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 100 क्वेश्चनों तक भाई जाना है, 100 क्वेश्चनों तक बिल्कुल आपको एनर्जी का लेवल बराबर रखना है, कहीं पर भी मुरझाना नहीं है, ना छोड़कर इधर उधर जाना है। इस समय आप बिल्कुल फोकस बनाए रखिए मेरे साथ, यहां पर मेरे साथ और सुभाष सर के साथ। 21वां क्वेश्चन देखो, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना ये किस कमिश्नर करवाई थी? और ये जो कुष्ठ आश्रम है, आपको बता दूं कि आज भी ये जो कुष्ठ आश्रम है, कुष्ठ जो है चिकित्सा के रूप में आज भी अपनी सेवा वहां पर दे रहा है। तो किस कमिश्नर ने किया है? ऑप्शन ए बैटन, गार्डनर, लुशिंगटन या फिर रेमजे साहब जी के द्वारा किया गया है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी रेमजे जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। भाई ये जो रेमजे हैं दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने अपने 77 साल के, पहली चीज याद रखेंगे, ये कुल मिलाकर 77 साल तक इन्होंने अपना जीवन जिया। और इन 77 सालों में से भी दोस्तों 55 साल सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उत्तराखंड में बिताए, कुमाऊं में बिताए। इसीलिए आप देख लीजिए, जिन्होंने अपना 80% जीवन यहां पर बिताया है, तो यहां के प्रति कितना लगाव रहा होगा उनका। इन्हें बहुत प्यार से प्रजा भी बहुत प्यार करती थी और ये भी यहाँ की प्रजा को बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अलग अलग सेवाओं पर बहुत जो है सीधे डायरेक्ट कमिश्नर नहीं बने, इससे पहले भी ये लगातार देख लीजिए, अगर इनके कमिश्नर की बात करें तो ये लगभग 1856 से 84 के बीच जो है कमिश्नर के पद पर बने रहे। लेकिन इससे पहले ही ये 1840 से अपनी सेवाएं देते रहे, अलग अलग जो है पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और 1840 के आसपास ही दोस्तों, क्योंकि उस दौरान जो है उत्तराखंड में जो कुष्ठ रोगी होते हैं, आप जानते हैं, उस समय उनकी बहुत बड़ी दुर्गति की जा रही थी। जिस भी गांव में, जिस परिवार में इस तरह की बीमारी आती थी, तो उसको बेचारे को घर से बाहर निकाल देते थे और गांव से ही बिल्कुल दूर कर देते थे। तो ये लोग कहां पर मजबूरन होकर कहां जाते थे? जो पहाड़ियां होती थी, पहाड़ियों में, गुफाओं आदि में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो जब हमारे पास ये रेमजे जी आए, इन्होंने जब देखा, क्योंकि ये बिल्कुल जुड़े हुए थे धरातल से, तो इन्होंने इन कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। तो इस दौरान जब ये कमिश्नर भी नहीं थे, तो उस समय इन्होंने छोटे छोटे आवास बनाए थे। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन बने कि किसने कुष्ठ रोगियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो हेनरी रेमजे ने निभाई। तो आवास पहले बना दिए थे। बाकी दोस्तों इसके अलावा इन्होंने जो है 1854 में इन्होंने ये कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा में स्थापित भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22वां क्वेश्चन, और 22वां क्वेश्चन देखिए, टॉलेमी ने कुणिद राजवंश को क्या नाम दिया है? कुणिद राजवंश को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। एक देख लीजिए, पहला कुलिंदोपत्यकस, कुलिंदराइन, कुलिंद, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन बी में, यानी कि कुलिंदराइन, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। टॉलेमी ने कुलिंद राजवंश को कुलिंदराइन के नाम से पुकारा है, जबकि कुलिंदोपत्यकस, इन्हें विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का भी कुणित राजवंश में ऐसे पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23वां क्वेश्चन, और इनमें से पूछा है कि निम्न में से असंगत को छांटिए। यहां पर आपको दोस्तों एक गलत छांटना है, और पहला ऑप्शन देखिए पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी है। दूसरा देखिए भारत दुर्दशा गिरीश तिवारी, यानी कि जिन्हें गिरदा जी के नाम से जाना जाता है। जमुना से गंगा मोहनलाल बाबुलकर जी की है, और ऑप्शन डी है तीलू रौतेली हरिदत्त भट्ट जी की है। तो इनमें से जल्द आप कमेंट कीजिए कि कौन सा इनमें से एक गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। तो जो लोग यहां पर दोस्तों आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि तीलू रौतेली हरिदत्त भट्ट की नहीं है, ये रणवीर सिंह जी की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास देख लीजिए, 24वां क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बने रहे। 24वां क्वेश्चन है कि लिस्सर और नान दारमा ये किस नदी की सहायक नदियां। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लिस्सर और नान दारमा ये किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन में आपको नदियां दिखाई दे रही हैं, पूर्वी धौली गंगा, सरयू नदी, गोमती नदी, नंदाकिनी नदी। इनमें से एक वो नदी है जिसकी लिस्सर और नान दारमा सहायक नदियां हैं। तो जो आप लोग ऑप्शन ए यानी कि पूर्वी धौली गंगा के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। पूर्वी धौली गंगा की ही सहायक नदियां हैं लिस्सर और नान दारमा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 25वां क्वेश्चन, और 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा किस केदार में होती है। शिव की भुजाओं की पूजा पूछी जा रही है, तुंगनाथ, कल्पनाथ, केदारनाथ या फिर मद महेश्वर, है ना। आते नहीं है पंच केदार भी पूछते, तो आपको पंच केदार पता होना चाहिए। पंच केदार में कौन कौन से स्थान पर शिव की किस किस की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए है तुंगनाथ, कल्पनाथ, केदारनाथ, मद महेश्वर। इसका जवाब तो सभी लोग सही भी दे रहे होंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि तुंगनाथ। तुंगनाथ में इनकी जो है भुजाओं की पूजा। बाकी यहां पर देख लीजिए, मैंने यहां लिखा भी है कि तुंगनाथ में शिव की भुजाओं की पूजा होती है, कल्पेश्वर में इनकी जटा की पूजा होती है, मद महेश्वर में नाभि की पूजा होती है, और जो केदारनाथ है वहां पर इनके पृष्ठ भाग की पूजा होती है, और रुद्रनाथ में इनके मुख की या फिर चेहरे की पूजा होती है। ये सिंपल सी चीज है, ये आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर 26वां क्वेश्चन, कौन सी जनजाति खिचड़ी एवं बजहर त्योहार मनाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति खिचड़ी और बजहर त्योहार को मनाती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए भोटिया, राजी, बोक्सा, थारू। इसका फटाफट से जवाब दीजिए कि कौन सी जनजाति बजहर और खिचड़ी त्योहार मनाती है। तो आप लोगों में से जो जा रहे होंगे थारू के साथ, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यहाँ पर आपकी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों की गलतियां हो रही हैं वो उस पर काम करें। इस तरह के क्वेश्चन गिफ्ट होते हैं, ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होते भाई। जनजाति, जनगणना, दर्रे, ग्लेशियर, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। गलत उनके ही होंगे जिन्होंने अच्छे से इन पर काम नहीं किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, और 27वां क्वेश्चन देखिए कि मोलाराम जी, मोलाराम पूछे गए हैं। मोलाराम भी बहुत ही सुर्खियों में रहते हैं, खास तौर से समझ गए आप। मोलाराम किस देवता के भक्त थे, है ना। ये भक्त भी थे भाई, बहुत बड़े चित्रकार भी रहे, लेकिन हमारे बहुत बड़े कवि भी रहे, साहित्यकार भी रहे। तो किस देवता के जो है ये भक्त थे। ऑप्शन है राम के, शिव के, विष्णु के या फिर भैरव के। अगर दोस्तों उपासक तो आ भी चुका है, ये काली जगदम्बा जो काली है उसके उपासक रहे, और भक्त इनमें से किसके रहे, तो याद रखिएगा ये राम के दोस्तों भक्त थे। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन हमारे पास, और 28वां क्वेश्चन है, सुरजू डंगवाल किस चंद शासक का सेनापति था। सुरजू डंगवाल ये किस चंद शासक का सेनापति था। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को भी गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन ए कल्याण चंद, बी लक्ष्मी चंद, सी सोमचंद और डी दीपचंद। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, जो बी के साथ जा रहे हैं लक्ष्मी चंद। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। देखो काम तेजी के साथ ही होगा, आपका बिल्कुल एनर्जी लेवल हमारे साथ बना रहना चाहिए। समझ गए आप। ये जो 100 प्रश्नों की जो सीरीज होगी जी, इसका नाम ही है भाई जबरा। समझ गए आप, जबरा प्रश्न रहेंगे, और आप लोग हमारे साथ इस तरह से शनिवार को जब जुड़ेंगे तो इस तरह से पूरे पैटर्न के आधार पर 100 क्वेश्चन होंगे। तो अपना मूल्यांकन कीजिएगा, फटाफट से इसके जवाब दीजिएगा। जिनको आते हैं, जिनको नहीं आता है, वो हमारे साथ यहाँ पर इसको नोट करते रहे, समझते रहे। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 29वां क्वेश्चन है हमारे पास कि इंद्र को समर्पित एकमात्र देवालय उत्तराखंड में जो इंद्र गवन है, ये कहां पर स्थित है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए दिख रहा होगा श्रीनगर, बी आपके पास है कोटद्वार, सी देवप्रयाग और ऑप्शन डी है पौड़ी गढ़वाल। इसका जवाब जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। याद रखिएगा इंद्र को समर्पित एकमात्र देवालय इंद्र गवन ये कहां पर स्थित है, ये पौड़ी जनपद में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन हमारे पास। 30वां क्वेश्चन है
उषा रागोदय, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा भी गया है उषा रागोदय और यायाति चरित्रम के रचनाकार कौन है। अगर जिन लोगों ने अच्छे से इतिहास पढ़ा है वो लोग समझ भी जाएंगे कि कौन चंद राजवंश में बहुत जबरदस्त इतिहासकार रहा और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान रहा। लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, कल्याण चंद और प्रदीप चंद, इनमें से आपको जवाब छांटना है। ऑप्शन ए में है लक्ष्मी चंद, रुद्रचंद, कल्याण चंद, प्रदीप चंद। इसका आप लोग धैर्य से जवाब दीजिएगा, जिनको आ रहा होगा तो वो लोग सीधे बी पर टिक कर रहे होंगे। बिल्कुल सही जवाब रुद्रचंद ही है, और रुद्रचंद दोस्तों संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था, समझ गया। तो इसने जो है लगभग 5 ग्रंथों की रचना की थी और उन्हीं में से 2 इंपॉर्टेंट है, उषा रागोदय और यायाति चरित्रम। आगे देखिए 31वां क्वेश्चन है, 31 पर पहुंच चुके हैं और आपसे पूछा गया है कि राजपूत पेंटिंग के रचनाकार कौन है। राजपूत पेंटिंग, ऑप्शन ए मुकुंदलाल, बी मोलाराम, सी कुमार स्वामी और डी विल्डन जी। फटाफट आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते रहे और दोस्तों वीडियो को भाई शेयर भी कर दीजिए। आज जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा साथ साथ में शेयर भी कीजिए, है ना। अब अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है भाई, ताकि हमें भी फिर मजा आता है कि नई नई सीरीज आपके सामने। देखो हमने आपके लिए सीरीज भी शुरू कर दी है, एक जबरा क्लास जो है आपको शनिवार को मिलती रहेगी इस तरह की 100 प्रश्नों की। तो इसका जो राइट आंसर है, जिन लोगों का जवाब सी की ओर आ रहा है यानी कि कुमार स्वामी जी की ओर, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। राजपूत पेंटिंग याद कर लीजिएगा, कुमार स्वामी जी। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन हमारे पास, और 32 जो क्वेश्चन है, महाभारत से जुड़ा कुकीछिना स्थल। ये महाभारत कालीन जुड़ा है, जो 5 भाई पांडव थे उन्होंने यहाँ पर भी जो है स्थान के लिया था कुकीछिना, जब स्वर्गरोहिणी की ओर जा रहे थे। तो ये कहाँ पर है? काशीपुर में है, देहरादून में है, लाखा मंडल में है, अल्मोड़ा में है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है, जो मैं सोच रहा हूँ उस ओर भी जाएंगे, समझ गए आप। लेकिन फिलहाल आप लोग अपने जवाब देते रहें, और जो लोग जा रहे होंगे अल्मोड़ा वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। बहुत सारे लोग लाखा मंडल की ओर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत जवाब है। इसका दोस्तों अल्मोड़ा है, कुकीछिना ये अल्मोड़ा में जगह है। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन हमारे पास। 33वां क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? इनसे तो भाई तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। शैलेश मटियानी, तो शैलेश मटियानी का सिर्फ मूल नाम आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर मूल नाम देख लीजिए, रमेश चंद्र शाह थे, या फिर शैलेश शाह था इनका मूल नाम, या कुकुटधर मटियानी जी थे, या फिर संतोष मटियानी थे। तो इसका राइट आंसर है रमेश चंद्र शाह जी। जो ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद्र शाह था। 34 क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन, चालदा देवता किस जनजाति से जुड़े हुए देवता है? चालदा देवता किस जनजाति से जुड़े हुए देवता है? इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों को याद होगा कि चलते रहने वाले देवता किस जनजाति से हैं, और ये एकमात्र ऐसे भी उस जनजाति में देवता है, एकमात्र जिस जनजाति में डॉक्यूमेंट्री बनी है वो चालदा जात्रा नाम से ही बनी है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी पर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जुड़ाव है दोस्तों जौनसारी जनजाति से। तो याद रखिएगा जौनसारी जनजाति। आप लोगों ने महासु देवता पढ़े हैं, 4 महासु, उन 4 महासुओं में सबसे छोटे यही है चालदा देवता। सबसे बड़े जो है बाशिक देवता है, फिर बोठा है जिनका निवास स्थान हनोल में है, फिर पबासी देवता है जो बंगाल में रहते हैं, और अंत में चालदा देवता है जो जौनसारी देवता से। और ये दोस्तों हिमाचल, बावर, जौनसार, देवगार, बंगाल सब जगह ये जाते रहते, इसीलिए चलता देवता इनका वो क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन है आपके पास कि बगड़ क्या है? बगड़, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बगड़ क्या है? इस तरह के आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो थोड़ा सा शब्दावली देखो, जिन लोगों को पकड़ होगी अपनी भाषा में, जिन लोगों को पता होगा अपने व्यंजनों के बारे में, व्यंजन मतलब पहाड़ी, जैसे गढ़वाली में, कुमाऊनी में, जौनसारी में, अब जौनसारी भी जुड़ गया, तो वो लोग तो ऐसे क्वेश्चनों को भाई उनके लिए तो एक तरह से गिफ्ट होंगे। जो लोग अपनी भाषा भूल चुके हैं, जिन लोगों को अपने व्यंजनों के बारे में पहाड़ी नाम पता नहीं है, तो उन लोगों को बहुत खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासतौर से जब पटवारी का एग्जाम था, उस एग्जाम में बहुत सारी ये शब्दावलियाँ पूछी गई थी, और जो लोग बिल्कुल शहरी वाले बनते हैं, है ना, पहाड़ी मत बोलो जी, उन लोगों को फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए भाई अभी से शुरुआत कर दीजिए, अपनी माताओं से पूछिए, अपने दादाओं से कि क्या क्या किसको कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पहाड़ों की भूमि, नदी तट की भूमि, या फिर जंगली भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन बी, यानी कि नदी तट की जो भूमि होती है उसी को बगड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 36वां क्वेश्चन है आज के हमारा, और 36वां क्वेश्चन देख लीजिए, कुलीना ग्लेशियर ये किस जनपद में स्थित है? कुलीना ग्लेशियर, ऑप्शन ए चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, या फिर टिहरी जनपद में है कुलीना ग्लेशियर। जो लोग यहां पर जा रहे होंगे ऑप्शन ए में चमोली जनपद में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि कुलीना ग्लेशियर हमारा दोस्तों चमोली जनपद में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है।
त्रिशूल, जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, इसमें गणपति नाग ने स्वयं का संबंध, जो विभु नाग है उनसे क्या बताया है ना? जो गणपति नाग है, इन्होंने स्वयं का संबंध विभु नाग से क्या बताया है? किस वाले में? इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। प्रपौत्र बताया है, पौत्र बताया है, या पुत्र या फिर भाई? इसका जवाब आप लोग जल्द से जल्द दीजिए, और बी इसका दोस्तों राइट आंसर। इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इसमें इन्होंने संबंध जोड़ा है विभुनाग से अपना किसका? पौत्र के रूप में। इसके अलावा दोस्तों ये वही गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, लगभग छठी सदी में इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है नाग राजवंश के राजा गणपति नाग को। और यहीं पर फिर बाद में इसी गोपेश्वर त्रिशूल लेख का जुड़ाव किससे है? आप लोग जानते हैं, अशोक के एक जो है, सॉरी अशोक कह रहा हूँ, नेपाल के एक राजा रहे अशोक चल जी, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने भी इसी त्रिशूल लेख में अपना लेख बाद में अपनी विजय गाथा लिखवाई थी, तो उनसे भी जुड़ा हुआ है यही लेख, और गोपीनाथ मंदिर चमोली जनपद में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां क्वेश्चन है हमारा। 38वां क्वेश्चन देखिए, विवेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? विवेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी और डी रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन को तो आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा, विवेश्वर मंदिर पूछा है, पेपर में आ चुका है, और इसका जवाब आपको बिल्कुल सही देना है। विवेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? विवेश्वर। ऑप्शन ए चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी जनपद हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद, राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां क्वेश्चन, और 39वां क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड का पहला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार कहां पर स्थापित किया गया है? डॉपलर रडार का मतलब है दोस्तों जो मौसम की सटीक जानकारी हमारे पास देगा। तो ये डॉपलर रडार कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके पास है गोपेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। रानीबाग, मुक्तेश्वर या फिर धारचूला, कहां पर उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुक्तेश्वर। ये मौसम की सटीक जानकारी हमको प्रदान करेगा। इसके अलावा याद रखिएगा, इसे और भी स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो एक स्थापित किया जा रहा है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में, और दूसरा स्थापित किया जा रहा है रुद्रप्रयाग में। तो ये भी याद रखिएगा, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में भी इसे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन है, और उत्तराखंड का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 40 क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछते हैं, 20 क्वेश्चन सर हिंदी के आपके सामने ला चुके हैं। और क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में कैनोपी वॉल या फिर प्रकृति चंदवा बनाई जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में कैनोपी वॉल या फिर प्रकृति चंदवा बनाया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर दोस्तों चमोली में बनाई जा रही है। इसका राइट जवाब आप अवश्य दीजिएगा कि ये कहां पर बनाई जा रही है। उत्तराखंड में कैनोपी वॉल किस जनपद में बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग जिला, तो सॉरी ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग जिले में। नेक्स्ट, अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, अब हम लोग सीधा सामान्य अध्ययन में पहुंच चुके हैं, और उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको पसंद आए होंगे। थोड़ा सा मामला तेजी के साथ बिल्कुल चल रहा है, आपको भी हमारे साथ इसी तेज गति के साथ काम करना होगा, एनर्जी लेवल बनाए रखना होगा, समझ गए आप? तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यानी कि देखो, पेपर आपको फील होना चाहिए, बिल्कुल वही पेपर लगना चाहिए जैसा आप यूपी SSC का पेपर दे रहे हो। 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, मूल्यांकन आप लोग अपना कर चुके हैं, कितने मैंने सही किए कितने गलत किए। 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आपके सामने आ चुके हैं। अब आने वाले हैं आपके सामने GS के क्वेश्चन। GS विविधताओं से भरा हुआ, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने अब इस सेशन में आने वाले हैं, और मैं आपको दोस्तों चर्चा करूंगा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्नों पर। बाकी सुभाष सर आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को भी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहां पर एक गलत है और उस गलत को आपको छांटना है। इस तरह का प्रश्न बनता है, और लूसेंट में ही नॉर्मली आपको ये चीजें मिल जाती है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि GS को आपको कैसे पढ़ना है। लूसेंट उठाइए, लूसेंट में जितने भी आधुनिक भारत में आपको संस्थान या जो भी चीजें बनी है उनको अच्छे से रट लीजिएगा। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है शारदा सदन, इसको किसने बनाया? क्या कहते हैं, पंडिता रमाबाई जी। सेवा सदन, VM मालाबारी जी। भील सेवा मंडल, ठक्कर बाबा जी। सोशल सर्विस लिंग, गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो इनमें से आपको एक जो है कोई गलत है, उसका उत्तर आपको चूज करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। तो जो लोग यहां पर जा रहे होंगे डी में, यानी कि सोशल सर्विस लिंग, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब दोस्तों
गोपाल कृष्ण गोखले ना होकर एम एन जोशी जी है। तो इसका राइट आंसर एम एन जोशी जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं मामला, है ना, गड़बड़, क्योंकि दो लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि ये किसका था, इनका था या फिर इनका था। तो यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे महात्मा गांधी, बी में आपको दिख रहा है भीमराव अंबेडकर, सी आपका गोपाल कृष्ण गोखले और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए, और जो लोग यहां पर जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1932 में गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इतिहास का हमारा, और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया, जिसको हम लोग द्वंद्व शासन के नाम से भी जानते हैं। तो द्वंद्व शासन को आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, इसका थोड़ा सा इतिहास है कि किसने लगाया, बीच बीच में किसने क्या काम किए और किसने इसका अंत किया। तो दोहरे शासन का अंत किसके द्वारा किया गया, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में दोहरे शासन को या द्वंद्व शासन को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, और चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, यहां से तो भाई पक्का क्वेश्चन बनता है, पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगीति आपको पता ही है टोटल कितनी हुई थी, 4, और चारों के बारे में आपको विस्तार से पता भी होना चाहिए, है ना। संगीतियों से आप लोग कैसे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, या तो ये बनेगा कि ये किस शासक के काल में हुई, या क्वेश्चन बनेगा इसका अध्यक्ष कौन था, या क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर हुई। बस इतने सिंपल बनती है, थोड़ा सा ये बन जाता है कि इसमें क्या हुआ था विशेष, नॉर्मल सा ये क्वेश्चन बनता है। तो लेकिन इसको याद करना पड़ता है, एक क्वेश्चन यहां से 100% बनता है, और ये गिफ्ट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लीजिए, अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाशोक या फिर शिशुनाग। पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाशोक या फिर शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसका सही जवाब दे रहे होंगे। इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति हुई। ये देख लिए मैंने लिखा है, अगर कभी इस तरह से पूछे कि जो पहली बौद्ध संगति है ये कहां पर हुई थी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों उस समय शासक अजातशत्रु जी थे, हर्यक वंश के थे, बिंबिसार के पुत्र थे। और दूसरी बात याद रखेंगे, ये कहां पर हुई थी, यानी कि सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा कहां पड़ती है, राजगृह बिहार में पड़ती है। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप उपाली। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, पहली बार दोस्तों ये संगीति हुई, और स्पेशली इस संगीति को इसलिए किया गया था, इस संगीत का आयोजन, कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो शिक्षाएं थी उनका संकलन इस समय किया गया था। तो उनकी शिक्षाओं का संकलन इस समय 2 पिटकों के रूप में की गई थी। एक तो अभिधम्म पिटक था और दूसरा एक विनय पिटक था और दूसरा सुत्त पिटक था। बाकी दूसरे उसमें अभिधम्म पिटक भी सामने आ गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन लिखा है कि लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है। आजकल जो है आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में वर्ल्ड इतिहास भी जुड़ गया है, और वर्ल्ड इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। तो उस टॉपिक को भी आप कवर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पक्का क्वेश्चन बनना है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर आपके सामने वर्ल्ड हिस्ट्री के उन सभी टॉपिकों को कवर करवाने का प्रयास, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आपको जवाब देना है, इनमें से हिटलर को कहा जाता है लिटिल कॉर्पोरल, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट को, या मुसोलिनी को, या फिर चर्चिल को कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है लिटिल कॉर्पोरल। अब हमारे पास दोस्तों इतिहास के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं भूगोल के प्रश्नों में। भूगोल के भी क्वेश्चन आते हैं। तो भूगोल के क्वेश्चनों में सबसे पहला आपको जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि संचार तकनीकी के लिए महत्वपूर्ण मंडल कौन सा माना जाता है। भाई आपने देखा होगा पृथ्वी के ऊपर जाने पर हमने अलग अलग मंडलों में इसको अलग अलग विभाजित किया है। तो उन्हीं में से जो संचार तकनीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पर हमारे सैटेलाइट आदि भी जो है छोड़े जाते हैं, वहां पर रहते हैं, तो वो कौन सा माना जाता है। ऑप्शन में है क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयन मंडल। आयन मंडल ही हमारे जो है संचार तकनीक के लिए महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, मैकाल की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह का प्रश्न बन रहा है।
आप लोग याद कीजिएगा कि जैसे पूर्व में पहाड़ियां हैं, उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिम में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की बात कर रहा हूं मैं। तो ये स्पेशली याद रख लीजिएगा, इस तरह से भी पढ़िएगा भूगोल को। तो ऑप्शन मैंने आपको यहां पर दिए हैं, पहला है आपके पास धूपगढ़, दूसरा आपके पास अमरकंटक, तीसरा है कालसुबाई और चौथा है कुंद्रेमु। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी में जा रहे हैं अमरकंटक, तो अमरकंटक जो है मैकाल की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। इसके अलावा 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से सुमेलित विकल्प है, इनमें से कौन सा एक सही है, उसको आपको यहां पर दोस्तों बताना है। और यहां पर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में आपके पास क्या दिया है, पहला है उकाई परियोजना, ये ताप्ती नदी पर है। दूसरा है आपका यहां पर तवा परियोजना, तवा परियोजना तवा नदी पर है। तीसरा है काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। और ऑप्शन डी है सभी सुमेलित है। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके सारे के सारे दोस्तों सारे के सारे सही है। पहला जो उकाई परियोजना है गुजरात में है, ताप्ती राजस्थान में है, और तीसरा है काकरापारा, ये भी गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये गलत हो गया है, जो ये तवा परियोजना है ये राजस्थान में नहीं है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, और 9वां क्वेश्चन है मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, और आपके सामने ऑप्शन देशों में दिए गए हैं, भारत है, अमेरिका है, चीन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा जब भी आता है तो मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य जो अमेरिका है ये पहले स्थान पर ही बना रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सी थी। हरित क्रांति में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल इनमें से कौन सी थी। पहला देखो जैपेनिका चावल, भारतीय चावल, अमर गेहूं, या फिर मैक्सिकन गेहूं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। तो यहां पर दोस्तों मेरा सेशन हो चुका है कंप्लीट। उत्तराखंड के मैंने 40 क्वेश्चन आपके सामने लाए, इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, और आपके सामने मैंने यहां पर ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। अब आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर फिर से। इसी तरह से अपनी एनर्जी को बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में अपने लगातार जवाब देते रहे, आपको यहां से जाना नहीं है। और लास्ट बार दोस्तों फिर से एक बार कह रहा हूं कि वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी दोस्तों कर दीजिए एक बार। हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा इतना तो दोस्तों बनता है। बाकी आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट उसमें। आपके बीच आ रहे हैं सुभाष सर, धन्यवाद। हाँ जी, आप सभी का पुनः स्वागत है, दोबारा आपका स्वागत करते हैं। देखिए जीएस वाले पार्ट में दोस्तों हमारे लगभग जीएस के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जीएस का 11वां क्वेश्चन। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनको पद से कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर, या संसद की सिफारिश पर, या सीबीआई जांच की सिफारिश पर, या ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद की सिफारिश पर। दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल संसद की सिफारिश पर हटाया जाता है। और दोस्तों ये प्रोसेस हमारी आर्टिकल में लिखी हुई है, एक आर्टिकल में, और वो आर्टिकल है दोस्तों 124 का 4। 124 के 4 में दोस्तों 124 का खंड 4 आपको याद होना चाहिए। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से दोस्तों जो प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दोस्तों उनके पद से हटाया जाता है। तो उनको पद से कौन हटाएगा, संसद की सिफारिश पर हटाया जाएगा। जब संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दे, दोनों के दोनों सदन विशेष बहुमत से जब भी दोस्तों महाभियोग प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग सभी लोग दोस्तों प्रश्न के साथ कमेंट करते रहें, और शेयर भी जरूर करें, और लाइक भी जरूर करें, और दोस्तों अपना ध्यान बनाए रखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। अगला देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित बिल ऑफ राइट को ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, यदि हम स्वतंत्रता प्राप्त करने की जर्नी को देखें, यात्रा को देखें, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है दोस्तों, वो था बिल ऑफ राइट्स।
ये ब्रिटेन और यूके से संबंधित था। तो आपको ये बताना है कि ये ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों ईयर है 1689 और 1689 में दोस्तों ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। उस समय दोस्तों वहां के राजा कौन थे? राजा विलियम और रानी थी दोस्तों मैरी। और इस बिल ऑफ राइट में दोस्तों पहली बार तो नहीं, ब्रिटेन में ये चीजें बहुत बार हो चुकी थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पड़ाव में दोस्तों राजा ने क्या किया था? नागरिकों को कुछ अधिकार सौंपे थे एक कानून के माध्यम से। तो उसी को दोस्तों, उसी स्वतंत्रता संबंधी कानून को हमारा बिल ऑफ राइट कहा गया था। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी को आ भी रहा होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर। देखिए क्या होगा, विकल्प है हमारे पास म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोस्तों मालदीव। इसका सही आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार दोस्तों सार्क का सदस्य देश नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सार्क जो हमारा है दक्षिण एशिया के अंदर दोस्तों जो हमारे 8 देश हैं, इन देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। और इसके अंदर दोस्तों आपको सदस्य देशों को याद होना चाहिए। इसके अंदर मेंबर दोस्तों कितने हैं? 8 मेंबर हैं। और कहां के मेंबर हैं? दक्षिण एशिया, जो हमारा साउथ एशिया कहलाता है, उसके 8 सदस्य हैं। अब इसके अंदर दोस्तों कौन कौन है? 3 तो ये हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव। इसके अलावा दोस्तों भारत है, भारत के अलावा दोस्तों नेपाल है, नेपाल के अलावा भूटान है दोस्तों हमारा, भूटान के अलावा दोस्तों हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अलावा दोस्तों एक देश है हमारा श्रीलंका। तो ये दोस्तों हमारे 8 देश हो गए हैं। कौन? दक्षिण एशिया के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दोस्तों हमारा मालदीव। और सार्क की दोस्तों स्थापना हुई थी 1985 में, और वो जगह थी दोस्तों ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, आप सभी को पता होगा। और सार्क के सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, ये व्यक्ति थे हमारे ऑप्शन बी, जी.वी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों, पहले लोकसभा के स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आप सभी को पता होगा दोस्तों, लोकसभा स्पीकर के चुनने की जो प्रक्रिया है वही उनको हटाने की प्रक्रिया भी होती है। लोकसभा का अध्यक्ष चुना कैसे जाता है? लोकसभा के सदस्यों के बहुमत में से, और हटाने की भी दोस्तों वही प्रोसेस है। यदि उसको हटाना हो तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा उसे हटाने की प्रोसेस शुरू की जा सकती है, बशर्ते कि उसे 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया या किस वर्ष पारित किया गया? आपको बताना है दोस्तों, आईटी एक्ट है तो भारत का, वो किस वर्ष पारित किया गया था? सन 2000 में, 2002 में, 2005 में या 2011 में? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में भारत का आईटी एक्ट दोस्तों संसद द्वारा पारित किया गया था। और ये आपके सिलेबस में भी है, आपका विशेष तौर पर इन पर ध्यान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। आपको कई बार पूछा गया है कि खेल और उससे संबंधित शब्दावलियों के बारे में प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो आपका ध्यान दोस्तों इस ओर भी होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में नई चीजें जुड़ी हैं तो आप इन पर विशेष ध्यान दें। अब देखिए शब्दावलियां क्या है, शॉर्ट जैनी, लॉन्ग जैनी, क्यू और कैनन शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोग कमेंट करते रहें। देखिए 17वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपके सिलेबस में है दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? दोस्तों आपको यह पूछा गया है, जो आरटीआई एक्ट है इस एक्ट के अंदर दोस्तों धाराएं कितनी हैं, अध्याय कितने हैं? तो दोस्तों जब आपने आरटीआई एक्ट पढ़ा होगा 2005 का, इसके अंदर दोस्तों हमें दिखाई देते हैं 6 अध्याय। 6 तो दोस्तों हमें अध्याय या चैप्टर दिखाई देते हैं, और इसके अंदर दोस्तों हमें 31 आर्टिकल दिखाई देते हैं। यदि आपको अनुसूची भी पूछे तो अनुसूचियों की संख्या दोस्तों इसके अंदर 2 है। तो
तो इस एक्ट के अंदर आपको याद रखना है क्या है, 6 चैप्टर हैं, 6 अध्याय हैं और उन 6 अध्यायों के अंदर दोस्तों 31 हमारे आर्टिकल हैं और 2 अनुसूचियां भी जुड़ी हैं जो कि लास्ट में दोस्तों एक्ट के लास्ट में उनका उल्लेख किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 हमारे अध्याय हैं, 31 दोस्तों हमारे आर्टिकल हैं। 18वां देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों संबंधित सार्वभौमिक उद्घोषणा में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको एक डेट याद होगी, 10 दिसंबर 1948। ये दोस्तों ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक भी है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों मानवाधिकारों संबंधित सार्वभौमिक घोषणा की थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो पहली बार दोस्तों पूरे विश्व के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक मानवाधिकारों संबंधित एक डिक्लेरेशन जारी किया गया था दोस्तों यूएन के द्वारा और वो डेट थी 10 दिसंबर 1948। आपको दोस्तों ये बताना है कि उस मानवाधिकारों संबंधित जो उद्घोषणा हुई थी उसके अंदर आर्टिकल कितने हैं, 31 हैं, 55 हैं, 50 हैं या 30 हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है, ऑप्शन डी है। इस उद्घोषणा के अंदर दोस्तों हमारे आर्टिकल की संख्या कितनी है, 30 है। 30 आर्टिकल है दोस्तों इसके अंदर। अगला देखिए, और दोस्तों आपको ये डेट भी याद रखनी है, 10 दिसंबर 1948 और इसी 10 दिसंबर को दोस्तों हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, गांधीवाद आपके सिलेबस में है। देखिए गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत किस पुस्तक से ग्रहण किया था। आपको दोस्तों ये बताना है कि जो उनका सर्वोदय का सिद्धांत था, सभी का उदय, यानी जो समाज का नीचे से नीचे तबके का जो दोस्तों सबसे कमजोर तबके का व्यक्ति है उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये दोस्तों सोच थी महात्मा गांधी की। और इसका सिद्धांत दोस्तों, इसकी प्रेरणा उन्होंने किस पुस्तक से ली थी। तो दोस्तों आपको बताना है, विकल्प है आपके पास, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, अनटू द लास्ट, अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हमारा क्या है, ऑप्शन बी है, अनटू द लास्ट। और ये पुस्तक थी दोस्तों जॉन रस्किन की, जॉन रस्किन नाम है इनका और ये इंग्लैंड के बहुत बड़े दोस्तों लेखक थे। इनकी पुस्तक थी अनटू द लास्ट और जिसका अर्थ भी दोस्तों वही होता है, सर्वोदय टाइप का। और ये इकोनॉमिक्स पर लिखी गई पुस्तक थी। हालांकि दोस्तों ये इनके निबंध थे, बाद में इनको पुस्तक का रूप दे दिया गया था। तो इस पुस्तक का नाम है अनटू द लास्ट, जिससे दोस्तों गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और उनके अंदर सर्वोदय की भावना का विकास हुआ था या उन्होंने उससे प्रेरणा ली थी। और दोस्तों जो आपको तीनों पुस्तकें दिख रही हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस, ये तीनों की दोनों दोस्तों हमारे कौन है, लियो टॉल्स्टॉय जो हैं उनकी पुस्तकें हैं। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको दोस्तों यह बताना है कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य किस तिथि को बना था। विकल्प आप सभी के सामने हैं, आप लोग कमेंट करें कि कौन सी तिथि बिल्कुल इनमें से सही है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही है, 1 जनवरी 1995 को दोस्तों भारत WTO का मेंबर बना था। और WTO की दोस्तों यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी दोस्तों 1 जनवरी 1995 को ही हुई थी। तो भारत भी इसमें शामिल हुआ था 1 जनवरी 1995 को। तो भारत इसका दोस्तों संस्थापक सदस्य है। WTO का क्या है, भारत संस्थापक सदस्य है, यानी स्थापना के साथ से ही दोस्तों भारत इसका सदस्य बना हुआ है। और WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। यदि WTO के दोस्तों हेडक्वार्टर की बात करें, यह हेडक्वार्टर है जेनेवा में और जेनेवा दोस्तों पड़ता है स्विट्जरलैंड में। यदि WTO के मेंबर्स की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों 164 मेंबर हैं, WTO के 164 सदस्य हैं। और WTO दोस्तों एक संस्था थी इससे पहले, उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये दोस्तों संस्था थी गेट, और ये गेट संस्था बनी थी दोस्तों 1 जनवरी, ये प्रभाव में आई थी 1 जनवरी 1948 से। इसी गेट की जगह पर दोस्तों एक नई संस्था बनाई गई 1 जनवरी 1995 को, वो थी दोस्तों WTO या विश्व व्यापार संगठन। और आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि WTO का संबंध यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र से नहीं है, यानी WTO संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों हमारी एजेंसी नहीं है, वो एक प्रकार की अलग एजेंसी है। और कार्य दोस्तों आप सभी को पता होंगे, विश्व के अंदर व्यापार को
नियंत्रित करना तो नहीं है, बल्कि व्यापार को और ज्यादा सुगम बनाना। अगला देखिए 21वां क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो दोस्तों आपको यह बताना है कि जिसको बंदी या गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके अधिकारों का संरक्षण संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन 22, 19 और आर्टिकल दोस्तों हमारा 21। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 22 के अंदर दोस्तों क्या है? गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति है उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है कि जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को उस गिरफ्तारी का कारण जानने, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और दोस्तों अपना वकील रखने का अधिकार होगा। इस 3 प्रकार के अधिकारों को हमारे आर्टिकल 22 के अंदर परिभाषित किया गया है। अगला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 22वां क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स निम्नलिखित में से क्या है? वेब ब्राउजर है, वायरस है, मालवेयर है, एंटीवायरस है या ऑप्शन डी सर्च इंजन है? आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा कि ट्रोजन हॉर्स दोस्तों इनमें से क्या चीज है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको दोस्तों कंप्यूटर वाले भाग से पूछ लिए जाएंगे, आप लोग तैयार रहें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये वायरस और मालवेयर है। एक प्रकार का दोस्तों प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के डाटा को दोस्तों क्या करता है? हैक करता है या उसका दुरुपयोग करता है। अगला देखिए यूआरएल की संरचना में कौन कौन संगठन शामिल होते हैं? यानी जो यूआरएल है दोस्तों आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यदि इसकी हम बात करें फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये दोस्तों हमारा क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म है। आपको ये पूछा गया है कि दोस्तों जो यूआरएल होता है, यूआरएल क्या होता है? आप लोग सभी लोग दोस्तों आपने वेब इंटरनेट तो खोला होगा। हर इंटरनेट के अंदर दोस्तों हर जो पेज होता है उसको कहा जाता है वेब पेज, और वेब पेज का दोस्तों एक हमारा पता होता है, उसी पते को कहा जाता है दोस्तों यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी हर पन्ने का, हर पेज का दोस्तों एक पता होता है, उसे कहा जाता है यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपको यह बताना है कि जो यूआरएल होता है दोस्तों, आपने देखा होगा एक लंबा सा होता है www.http, इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो उसके अंदर आपको यह बताना है दोस्तों कि उसके अंदर संगठन कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज होता है। तो दोस्तों हमारा विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। देखिए यूआरएल के अंदर सबसे पहले तो दोस्तों सर्वर टाइप होता है, सर्वर का नाम होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है होस्ट का नाम, उसके बाद फोल्डर का नाम और लास्ट में दोस्तों होता है हमारा फाइल का नाम। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। यूआरएल के अंदर दोस्तों सर्वर टाइप, होस्ट का नाम, फोल्डर का नाम और फाइल का नाम दोस्तों ये चीजें होती हैं। अगला देखिए आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कौन सी सूचना सरकार से नहीं मांगी जा सकती है? आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दोस्तों कौन सी सूचना सरकार से नहीं मांगी जा सकती है? विकल्प देखिए विभागीय लंबित जांच, राज्य की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और अखंडता संबंधित विषय या डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सभी प्रकार की सूचनाएं दोस्तों सरकार से नहीं मांगी जा सकती हैं। विभाग में जो लंबित जांच होती है, जो राज्य की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता से संबंधित जो चीजें होती हैं, राज्य की रक्षा जो है, रक्षा प्रतिष्ठान है दोस्तों, इस प्रकार की चीजें सरकार द्वारा इस प्रकार की जानकारी दोस्तों नहीं दी जाती है। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, विनजिप का प्रयोग किया जाता है। विनजिप आपको बताना है दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं विनजिप करके होता है, एक प्रकार का दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है। तो विनजिप का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए देखिए इंटरनेट डाउनलोडिंग के लिए, कंप्रेस्ड फाइल खोलने के लिए, सर्च इंजन के तौर पर, या ऑप्शन डी है दोस्तों आपका उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्रेस्ड फाइल खोलने के लिए। कुछ दोस्तों हमारे पास कुछ कंप्रेस फाइल होते हैं, उनको खोलने के लिए हमें विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है हमारा विनजिप, और ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। तो इसका प्रयोग होता है दोस्तों हमारा कंप्रेस्ड फाइल खोलने के लिए। अगला देखिए आईसीटी का विस्तारित रूप दोस्तों आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी लगातार चर्चा में रहता है। आप विकल्प देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यह हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाता है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए दोस्तों 27वां, भारत और पाकिस्तान के बीच
लाहौर घोषणा किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों एक बार लाहौर में जाके घोषणा हुई थी, वो आपको बताना है किस वर्ष में हुई थी। 1995 में, 1971 में, 1965 में या 1999 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? 1999 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में लाहौर घोषणा। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ थे, उनके बीच में दोस्तों ये घोषणा हुई थी। हालांकि दोस्तों उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, कारगिल का वॉर शुरू हो गया था 1999 में ही, आप सभी को पता होगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, ताउते तूफान का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में ताउते तूफान आया था, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो आपको यह बताना है दोस्तों, ताउते के बाद एक तूफान और आया था, यास उसका नाम था, आप सभी को पता होगा। ताउते उससे पहले आया था, ताउते के बाद दोस्तों यास तूफान आया था। तो आपको यह बताना है कि ताउते का नाम किस देश द्वारा दिया गया था? थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव या ओमान? ये दोस्तों मालदीव है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है? ऑप्शन बी है, म्यांमार द्वारा ताउते तूफान का नाम दिया गया था। और दोस्तों जो हमारा यास तूफान है, इस यास तूफान का नाम दोस्तों दिया गया था ओमान द्वारा। आपको दोनों ही फैक्टर याद रखने हैं। ये चक्रवात दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे जो अभी अभी हमारे आए हैं करंट में। अगला देखिए 29वां क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, मार्क सेल्बी। ये यूके से संबंधित खिलाड़ी हैं, हमारी ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 दोस्तों हाल ही में जीती है। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल किन देशों के बीच में होगा? आप लोग दोस्तों लगातार देख ही रहे होंगे, एक हमारी चैंपियनशिप चल रही है 1 अगस्त 2019 से। काफी लंबी चैंपियनशिप, विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप दोस्तों शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2019 को और ये समाप्त होने वाली है दोस्तों हमारी 22 जून को। 18 से 22 जून, आपको ये डेट भी याद रखनी है, 18 से 22 जून 2021 में इस तिथि को दोस्तों दो देशों के बीच में इस विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल खेला जाएगा। तो आपको ये बताना है कि दोस्तों ये किन के बीच खेला जाएगा? भारत इंग्लैंड, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, भारत न्यूजीलैंड या भारत ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है? हमारा ऑप्शन सही है भारत और न्यूजीलैंड। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों ये चैंपियनशिप होगी 2021 की, और ये चैंपियनशिप होगी दोस्तों हमारी 18 से 22 जून 2021 के बीच में। यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, 1 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है टेस्ट बहुत लेंदी होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। अगला देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष क्या है? आपको यह बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम आंकने का दोस्तों हमारा जो बेस ईयर है या राष्ट्रीय आधार वर्ष है वो कौन सा है? तो वर्तमान में दोस्तों हमारा इसका राष्ट्रीय आधार वर्ष क्या है? 2011 और 2012 है। दोस्तों इससे पहले ये डेट थी 2004 और 5, बाद में दोस्तों इसको बदल के 2011 और 12 कर दिया गया था। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या इसे दोस्तों शॉर्ट में कहा जाता है नेफेड, नेफेड का स्थापना वर्ष आपको बताना है कि इसका स्थापना वर्ष क्या है। ये बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों, विपणन के क्षेत्र में ये क्या करती है? कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा या सहकारिता को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। तो आपको ये बताना है इस संस्था यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड का स्थापना वर्ष क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1958 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन, बजट लेख पत्र होता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यह बताना है कि जो हमारा बजट होता है, बजट दोस्तों, बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना गया है। तो बजट का उल्लेख दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, इसका उल्लेख, इस शब्द का उल्लेख दोस्तों संविधान के अंदर नहीं किया गया है। संविधान के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख किस नाम से है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस नाम से दोस्तों बजट का उल्लेख है। तो आपको यह बताना है कि बजट क्या होता है, सरकार की किस नीति का हिस्सा है? मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, मुद्रा बचत नीति का या सरकार की
वाणिज्य नीति का। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सरकार का जो बजट होता है वो सरकार की राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। बजट के अंदर दोस्तों तीन चीजें होती हैं, आय, व्यय और ऋण, और यही चीजें दोस्तों हमारी राजकोषीय नीति के अंदर होती हैं। सरकार ये तय करती है कि हमारी इनकम कहां से होगी, हम खर्च कहां करेंगे, यदि इनकम कम हो रही है, खर्च ज्यादा हो गया तो फिर हम ऋण कहां से लेंगे। इन सभी का उल्लेख दोस्तों राजकोषीय नीति के अंदर होता है और वही चीजें हमें बजट के अंदर दिखाई देती हैं। और बजट दोस्तों एक वित्त वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में आप सभी को पता होगा वित्त वर्ष 1 अप्रैल से दोस्तों 31 मार्च तक होता है। तो ये बात हो गई बजट की। बजट किसका हिस्सा होता है, सरकार की राजकोषीय नीति का। और मौद्रिक नीति दोस्तों सरकार की कौन बनाती है, किसी भी देश की मौद्रिक नीति उस देश का दोस्तों हमारा केंद्रीय बैंक बनाता है। और भारत की मौद्रिक नीति बनाने का कार्य आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगला देखिए, किस अर्थशास्त्री ने 1929 में जो दोस्तों हमारी महान मंदी आई थी उससे निपटने के लिए राजकोषीय नीति उपायों का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1929 में एक भयानक मंदी आई थी पूरे विश्व में जिसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो आपको यह बताना है कि इस महान मंदी से निपटने के लिए जो राजकोषीय उपाय थे उनको किसने सुझाया था, पीगू ने, कीन्स ने, मार्शल ने या क्राउथर ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कीन्स ने। और कीन्स ने ही दोस्तों पहली बार राजकोषीय नीति का सुझाव दिया था सरकार को और यह कहा था कि सरकार को अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहिए और सार्वजनिक व्यय को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और कीन्स की दोस्तों एक किताब भी है, इन्होंने 1936 में एक किताब लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है ये कीन्स की। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से दोस्तों कौन सा विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। वर्ल्ड बैंक आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, यूएन की एक बहुत बड़ी एजेंसी है। ये वर्ल्ड बैंक दोस्तों 5 संस्थाओं का ग्रुप है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक दोस्तों क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर दोस्तों 5 संस्थाएं हैं। आपको ये बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है। विकल्प आप सभी के सामने है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम या ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो हमारा आईएमएफ है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सदस्य नहीं है। ये 3 तो दोस्तों हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदस्य हैं ही। इसके अलावा दोस्तों एक संस्था है मीगा जिसका नाम है MIGA और दोस्तों एक है ICSID। ये 5 संस्थाएं दोस्तों, 3 तो ये हैं IBRD, IDA, IFC, उसके अलावा दोस्तों मीगा और ICSID। ये 5 समूह हैं, 5 ग्रुप हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल हैं। अगला देखिए दोस्तों 36वां क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप सभी को इसको हल करना है, आप लोग पॉज करके भी हल कर सकते हैं। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में गेंट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में दोस्तों रूट को क्या लिखा जाएगा। तो उसका सही उत्तर दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए, हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन, आज गुरुवार है तो 107 दिनों के बाद दोस्तों कौन सा दिन होगा, यह आपको पूछा गया है। तो दोस्तों इसको आप कैलेंडर वाली तकनीक से निकाल सकते हैं। तो आज गुरुवार है तो 107 दिन के बाद दोस्तों हमारा कौन सा दिन होगा, ऑप्शन बी होगा दोस्तों हमारा शनिवार, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसका दोस्तों कैलकुलेट इसे कर लें। अगला देखिए 38वां क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है आपके सामने 5, 12, 26, 54, 110। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया है कि अगली संख्या कौन सी आएगी। ये बहुत इजी है, आप इसमें दुगना करके 2 जोड़ के और दुगना करके दोस्तों 2 घटा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा आएगा ऑप्शन ए 222। 5 में यदि दोगुना करेंगे आप 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ दिए 12 आ जाएगा, 12 का आप दुगना कीजिए 24, 24 में से 2 घटा दीजिए, 2 जोड़ दीजिए तो हमारा 26 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 222। 29वां क्वेश्चन देखिए, आपको यह बताना है दोस्तों कि जो स्टार लगे हुए हैं इन स्टार को दोस्तों किस चिन्हों के माध्यम से संतुलित किया जाएगा। इसका सही विकल्प दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यदि आप 10 गुणा 5 और गुणा 10 गुणा 5 -7 बराबर 3 + 8
गुणा 5 करेंगे तो दोस्तों ये बैलेंस हो जाएगी समीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आप इसको दोस्तों करके देख लेना। अगला देखिए 40वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपकी ये दिख रहा होगा, ये आकृति आपको दी गई है, इसमें आपको टोटल त्रिभुज गिनने हैं। यदि आप इसके अंदर टोटल त्रिभुज गिनेंगे तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। इस आकृति के अंदर दोस्तों हमारे टोटल मिलाकर 17 त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आज के हमारे जो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हमने पूरे पैटर्न पर आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये प्रयास सही लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों इस पर जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो आपके लोग, आपके दोस्त लोग होंगे या आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, आप उन तक दोस्तों इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों आने वाले आगामी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, अगस्त सितंबर में आपके वो एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए ये जो हमारे क्वेश्चन हैं या जो हमारी सीरीज है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें और जो भी दोस्तों आपकी राय है या जो भी आप सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आपको इसी तरह मिलेंगे इसी सीरीज में अगले शनिवार को, आने वाले शनिवार को। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद इस सीरीज से जुड़ने के लिए और जय हिंद, जय उत्तराखंड।